Good morning students. Welcome back to this teaching learning session and this is me too, your science teacher. Students, हमने अपने पिछले सेशन में पार्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंध पार्ट में सेशन 1 में हमने कुछ बातें देखी हैं और आज ये हमारा इस पार्ट को लेकर दूसरा सेशन है जिसे हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया था कि कृषि करने के लिए 7 कृषि पद्धतियाँ होती है, उसमें से पिछले सेशन में हमने सिर्फ 2 पद्धतियों के बारे में जानकारी हासिल की थी, विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी तैयार करना एंड नंबर 2 सोइंग यानी बुआई। और आज इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम और बाकी जो कृषि पद्धतियां हैं उसके बारे में जानेंगे। So students, let us just have a quick look on what we studied in our previous classes. We have seen what is crop. As I already told you, 2 तरह की फसलें होती है यानी खरीफ फसलें और रबी फसलें। What are the agricultural practices यानी कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि implements used in soil preparation यानी वे कृषि औजारें कौन कौन सी है जो मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया में उपयोग की जाती है। हमने देखा हल, हो और कल्टीवेटर एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन यानी मिट्टी तैयार करने के विभिन्न फायदे क्या है। एंड वी हैव ऑल्सो सीन द सोइंग प्रोसेस यानी बुआई। बुआई किसे कहते हैं और बुआई हमने 4 प्रकार के बुआई के बारे में बात किया था, दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग, द सीड ड्रिल, द ट्रेडिशनल टूल and transplantation method of sowing. So today students, in our this session we will talk about the following topics which is given on your screen: the improving soil fertility by adding manure and fertilizers, what is manure यानी खाद क्या है, और the advantages of using manure खाद के उपयोग के क्या फायदे हैं, the fertilizers यानी उर्वरक क्या है और कैसे बनता है। We will also have a look on what is the difference between the fertilizer and manure. We will also talk about the crop rotation यानी फसल चक्रण किसे कहते हैं। We will see what is fallowing and finally we will also talk about what is irrigation and what are the uses of water by the plants. We will talk about the 2 types of irrigation, that is the traditional methods of irrigation which has again the 4 types, that is the moat, the Dekli, chain pump and rahat. And finally we will see what are the modern methods of irrigation, that is the sprinkler method and the drip system. Students, so first we'll talk about what is what is manure. Before going into what is manure, we'll see why it is necessary to improve soil fertility. Students, जैसे हमने अपने पिछले क्लास में मैंने आपको पहले भी बताया कि कृषि पद्धतियों में 7 पद्धतियाँ होती है, 7 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से हमने अपने प्रीवियस क्लास में 2 स्टेप के बारे में हमने पढ़ाई की थी, हमने जानकारी हासिल किया था। वो 2 स्टेप थे मिट्टी तैयार करना और बुआई। सो वी हैव सीन द 2 स्टेप्स। नाउ इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट द 2 more steps, that is the improving the soil fertility and irrigation. So इस सेशन में हम अगेन 2 स्टेप्स 2 कृषि पद्धतियों के बारे में जानेंगे कि हम सॉइल के फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इरिगेशन यानी सिंचाई किसे कहते हैं। So before we go into the detail of the topics, we will see what is manure and fertilizer. बच्चों, खाद और उर्वरक किसे कहते हैं। बच्चों, वे पदार्थ जो मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने में उपयोग की जाती है उसे हम खाद या उर्वरक कहते हैं। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज मैन्योर। मैन्योर यानी खाद किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, manure is an organic material that is used to increase the fertility of the soil.
and it is made by the plant and animal waste by the decomposition actions of microbes, and it can be prepared in the field or in our backyard garden. बच्चों, मैन्योर यानी खाद किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, खाद एक जैविक पदार्थ है और ये कैसे बनता है? ये पौधों और जंतु अपशिष्ट से, पौधों और जंतु वेस्ट से बनता है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे? बच्चों, हमारे जो गार्डन में ड्राइड पेड़ के जो सूखी हुई पत्तियां जो गिर जाते हैं, उसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, और जानवरों के अपशिष्ट, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग, तो इन सभी को हम अपने खेतों में एक गड्ढा खोदकर ड्राइड लीव्स और जंतु अपशिष्ट यानी काउ डंग, इसको सब उस गड्ढे में डाल देंगे, एंड कुछ महीनों के बाद में क्या होगा? वो सड़ जाएंगे, यानी कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा उसे सड़ाया जाएगा, एंड इट विल बी डिकम्पोज्ड। इसे एक कार्बनिक खाद में बदल दिया जाएगा, यानी दी सूक्ष्म जीव उस सड़े हुए पत्तों और जंतु अपशिष्ट को सड़ाकर ऐसे पोषक तत्व में बदल देगा जो हमारे खाद के लिए काम आता है, और ये खाद मिट्टी की पोषक स्तर को बढ़ाने में उपयोगी है और पौधों के लिए पोषक तत्व का काम करता है। और इसे हम कहाँ पे बना सकते हैं? इसे हम अपने खेतों में या अपने घर के जो गार्डन है वहाँ पे भी गड्ढे खोदकर बना सकते हैं। We will see what are the advantages of using manure। बच्चों, खाद का उपयोग से हमें क्या लाभ है? खाद उपयोग करने से हमारे लिए क्या फायदे हो सकते हैं? और सबसे पहला हम देखेंगे कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। यानी बच्चों, ये खाद जो है मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यानी मिट्टी को जल को सोख के रखने की क्षमता को बढ़ाता है। देन इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। इट मेक्स द सॉइल पोरस यानी मिट्टी को भूरी कर देता है, जिससे कि मिट्टी ढीली हो जाती है और उसमें गैसियस एक्सचेंज ईजिली से होता है। जैसे आपको पता है कि पौधे की जड़ें ज़मीन के अंदर जाती है और पौधों की जड़ें भी श्वसन करती है, उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम खाद उपयोग करते हैं तो मिट्टी थोड़ी ढीली भूरी हो जाती है, जिसके कारण वो पोरस हो जाती है और एक्सचेंज ऑफ गैस ईजी होता है। देन इट ऑल्सो एनहेंसेस द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। बच्चों, ये जो खाद है ना, ये मैन्योर जो है, हमारे मिट्टी में जो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव और केंचुओं को बढ़ने में सहायक है, और ये केंचुए और ये सूक्ष्म जीव ये किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि ये ह्यूमस यानी खाद बनाने का कार्य करता है। तो खाद वाली मिट्टी में यूजफुल सूक्ष्म जीव और केंचुए पनपते हैं, बढ़ते हैं। एंड फाइनली इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। खाद के उपयोग से हमारी मिट्टी की जो क्वालिटी है, जो टेक्सचर है, उसमें बढ़ोतरी होती है और अच्छा हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बताया जाता है कि वे खाद का उपयोग ज़्यादा करें। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज फर्टिलाइजर्स। स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट व्हाट इज फर्टिलाइजर्स। उर्वरक किसे कहते हैं? बच्चों, fertilizers are chemical substances which are rich in particular nutrients, for example nitrogen, phosphorus, potassium, in short NPK, and they are prepared in the factories, and the example of fertilizers are urea, potash and superphosphate। बच्चों, ये जो उर्वरक है ये रासायनिक पदार्थ है, इसे कारखानों में बनाया जाता है और ये कुछ पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और जैसे कि
नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, एंड उर्वरकों के कुछ उदाहरण है यूरिया, पोटैश एंड सुपर फॉस्फेट. नाउ स्टूडेंट्स, we will have a look on what is the difference between the manure and fertilizer. We will see the difference between the manure and fertilizer. Difference between manure and fertilizer. फर्टिलाइजर. सो बच्चों, ये उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है इसको हम जानेंगे. और ये बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है एक टेबुलर फॉर्म में, आप उसको देख सकते हो और उसको समझ भी सकते हो. सबसे पहला हम देखेंगे कि उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है. उर्वरक क्या है? एक अकार्बनिक लवण है. दूसरी ओर हम देखेंगे खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशेष एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त हुआ है. जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे अपशिष्ट को हम गड्ढे में डाल देते हैं और कुछ समय के बाद ये सड़ जाती है और खाद में बदल जाता है. दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि उर्वरक का उत्पादन कहाँ पे होता है? फैक्ट्रीज में होता है. एंड खाद को हम अपने घरों में, अपने खेतों में भी बना सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है. यानी उर्वरक से मिट्टी में पोषक तत्व ह्यूमस नहीं बनता है. दूसरी ओर खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है. क्योंकि मैंने बताया आपको, खाद जब हम डालेंगे तो क्या होगा कि हमारे लिए यूजफुल सूक्ष्म जीव आएंगे और केंचुए आएंगे जो और पौधे की पत्तियां, अपशिष्ट, जंतु अपशिष्ट जो भी आते हैं उसको सड़ा गलाकर क्या में बदल देता है? ह्यूमस में बदल देता है, जो कि खाद का एक रूप है. देन पॉइंट नंबर 4, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं. दूसरी ओर खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है. तो बच्चों, जैसे अभी मैंने इस पॉइंट में बताया कि उर्वरक में पौधों के लिए जो पोषक तत्व है वो प्रचुर मात्रा में होता है. और ये भी देखा गया है कि किसान अगर अपने धान के खेतों में, गेहूं के खेतों में, मक्का के खेतों में अगर उर्वरक का उपयोग करेगा तो उन्हें बहुत अधिक फसल मिलेगा. लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि उर्वरक का उपयोग लगातार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उर्वरक के लगातार उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरता है वो नष्ट होती है, पहली बात. दूसरी बात है, उर्वरक का उपयोग करने से जल प्रदूषण होता है. जैसे अपने जल प्रदूषण के क्लासेस में मैंने बताया था कि खेतों से हमने जो उर्वरक दिया, जो रासायनिक केमिकल्स लगाए थे, वो सब क्या हुआ? वर्षा ऋतु के समय वो वर्षा जल के साथ बह के हमारे जल स्रोतों में चला दे जाता है. और वहाँ पे अगर हम वो जल स्रोत को इस्तेमाल करते हैं, वो जल को उपयोग में लेते हैं, तो हम बहुत अधिक बीमार हो सकते हैं. इसीलिए उर्वरक का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है और जल प्रदूषण भी होता है. लेकिन दूसरी ओर खाद का लगातार उपयोग भी अगर किसान करेंगे तब मिट्टी का उर्वरता खराब नहीं होगा, रादर उल्टा मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी होगी, मिट्टी की क्वालिटी और अच्छा हो जाएगा. इसीलिए किसानों को ये नसीहत दी जाती है, ये बातें बताई जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाद का उपयोग करें. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, यानी हिंदी में इसे कहते हैं फसल चक्रण. बच्चों, हम अभी देख रहे हैं कि मिट्टी की पोषक स्तर को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे हम बनाए रखें. तो ये कृषि पद्धतियों में से एक है, यानी मिट्टी के पोषक स्तर को कैसे बनाए रखें. तो हमने इसमें दो बातें देखे हैं कि उसमें हम खाद लगा सकते हैं, मिट्टी में खाद दे सकते हैं और उर्वरक दे सकते हैं. हमने तुलना भी देख लिया कि कौन सी वाली अच्छी है. तीसरा, खाद
एंड उर्वरक के अलावा क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्रण, ये एक उपाय है, ये एक तरीका है जिससे कि मिट्टी की मिट्टी में पोषक स्तर को हम बनाए रख सकते हैं। इन क्रॉप रोटेशन ऑफ फार्मिंग द फार्मर्स आर एनकरेज्ड टू ग्रो pulses in between two cereal crops in the field. For example, in one season they are advised to grow wheat and the next season they are advised to grow legume plants. What happens, students, when we continuously grow the cereal crops in the field? The cereal crops, what it does, it extract the nitrates from the soil, leading to the deficiency of nitrates in the soil. And now when we grow the leguminous plants in the next season, what will happen? See students, let me tell you, मैं आपको बता दूं, leguminous plants यानी फलीदार पौधे क्या होता है? ऐसे पौधे जैसे फॉर एग्जाम्पल दाल के पौधे हो गए ना, ऐसे पौधों के जड़ों में छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स होते हैं, गांठ होती है, ओके, रूट नोड्यूल्स होती है और ये रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरियास होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, ये रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और ये क्या करता है आपको पता है? ये जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थिरीकरण करते हैं, फिक्स करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और उस सॉइल में, उस फील्ड में जहाँ पे नाइट्रेट्स की कमी हो गई थी, जो कि हमारे सीरियल क्रॉप्स द्वारा कंटिन्यूसली लिया गया था, अब उसको रिफिल हो गया है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजनिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और उस सॉइल में दोबारा से रिफिल हो जाता है नाइट्रेट्स का। सो इन दिस वे अगर हम फसल चक्रण में एक सीजन में अगर हम सीरियल्स के अनाज उगाएंगे, अगले साल में हमें क्या उगाना होगा? हमें दाल हो गए, पल्सेस वगैरह उगाएंगे तो क्या होगा? उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर फिक्स करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और जो भूमि में, जो हमारी ज़मीन में जो पोषक तत्व की कमी हो गई थी उसे भर दिया जाता है, दोबारा से रिप्लेस कर दिया जाता है, दोबारा से रिप्लेनिश कर दिया जाता है। इसीलिए किसानों को ये कहा जाता है कि वे बीच बीच में फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन को अपनाएं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, we will talk about the another method of maintaining the nutrient substance in the soil is fallowing। बच्चों, भूमि में, सॉइल में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए अगला तरीका है फैलोइंग। Fallowing is nothing but sometimes what happens, continuously growing crops make the soil barren or infertile. It needs to be left uncultivated for some time so that it can regain its nutrients and fertility. This process of leaving the soil uncultivated for one cropping season is called fallowing. Now, fallowing यानी बच्चों कभी कभी क्या होता है, हम कंटिन्यूअसली अपने खेतों में एक के बाद एक फसलों को उगाते रहते हैं। फाइनली क्या होता है, वो भूमि वहाँ पे तो हर समय इतना हर साल हम लोग उगाते रहते हैं तो क्या होता है, यकीनन उसमें पोषक तत्व की कमी पड़ जाएगी, तो हमें तो उसको दोबारा से रिप्लेस करना है, भरना है। तो क्या करेंगे? फैलोइंग का मतलब है कि कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ा जाना चाहिए, यानी दो सीजन में हम लगातार फसलें उगाएंगे और तीसरे सेशन में खाली छोड़ देंगे, फिर से 2 सेशन में लगातार फसलें उगाएंगे, तीसरे सेशन में फिर से खाली छोड़ देंगे। बच्चों, खाली छोड़ने से क्या होता है, हमारा जमीन जब खाली होगा तो उसमें जो धान के बचे हुए जो डंडी है, जो हस्क है, वो सारे सड़ जाएंगे। फिर जो ड्राइड लीव्स आके गिरेगा और समर सीजन में या कोई पर्टिकुलर सीजन में जब
जब जानवर ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए वहाँ पे जाती है, जानवरों का मल होगा, ये पौधे सड़ जाएंगे, जानवर के मल सड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? मैंने आपको बताया था कि खाद बन जाएगा, क्योंकि खाद जो है पौधे और जानवरों के अपशिष्ट से बनता है। और एक सीजन जब हम खाली छोड़ेंगे तो हमारे खेत में दोबारा से खाद यानी पोषक तत्व उसमें बन जाएगा और अगले सीजन में हम फिर से फसलों को उगा सकते हैं, तो हमारी फसलें अच्छी होंगी। नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? बच्चों, इरिगेशन यानी सिंचाई किसे कहते हैं? Water, as you all know, water is a very important substance for all the living organisms. Without water, no individual can survive on this planet. And we have already seen this in our pollution of air and water. उसमें हमने देखा कि water कितना कीमती है और water हमारे अर्थ में कितना लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। एंड हमें पता है water जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो हर जीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल। एंड नाउ इरिगेशन, जैसे हमने बताया, सिंचाई यानी पौधों को जल देना। तो जल देना आवश्यक क्यों है पौधों को? बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टाइप्स, the size of the field, the crops requirement of water and the availability of water. बच्चों, हम खेतों में सिंचाई करेंगे यानी पौधों को जल देंगे, क्योंकि जल बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। पौधों को बढ़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है और हम विभिन्न अंतराल में पौधों को जल देंगे। और ये जल देने का जो अंतराल है ना बच्चों, ये डिपेंड करता है कि हमारा सॉइल कौन से टाइप का है, हमारा खेत कितना बड़ा है और हमारा फसल का जो जल का रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको पता है कि धान की फसलों को जल की अधिक रिक्वायरमेंट होती है, तो डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर बाय द क्रॉप एंड ऑल्सो हमारे पास कितना वाटर है, जल की अवेलेबिलिटी कैसे है। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम सिंचाई यानी इरिगेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द uses of water. How does the plant use the water? Water. Plants को water की जरूरत क्यों होती है? Because water helps in the germination process. Germination process यानी बीजों की अंकुरित करने में सहायक है। And plant use water for फोटोसिंथेसिस यानी पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का उपयोग करते हैं। आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या है? प्रकाश संश्लेषण मीन्स पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। पौधा जल क्यों लेता है? नंबर 1 फॉर जर्मिनेशन, नंबर 2 फॉर फोटोसिंथेसिस एंड नंबर 3 व्हेन द प्लांट्स, जब पौधे की जड़ें भूमि में से जल को अवशोषित करेगा तो जल के साथ में खनिज लवण और अन्य पोषक तत्व भी जल के साथ में वे लेंगे। एंड अगला है ट्रांसपोर्टेशन। पौधा जल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग करता है। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? बच्चों, आप सभी को पता है जैसे हमारे शरीर में वेरियस विभिन्न रक्त वाहिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे ही पौधों के शरीर में ये जो जल है विभिन्न पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए उपयोगी है। पौधों के हर एक पार्ट्स में जड़ें, तना, पत्तियां, फल, फूल सभी को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये जल ही है जो सारे पोषक तत्वों को विभिन्न जगह पे पहुंचाती है। तो बच्चों, जल का उपयोग, पौधा द्वारा जल का उपयोग को और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप। बच्चों, पौधों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों की वृद्धि के लिए। पौधों की जड़ें जल के साथ खनिजों का भी अवशोषण करते हैं जो पौधों को बढ़ने में सहायक होती है। पौधा जड़ों द्वारा मिट्टी में से जल प्राप्त करता है। बच्चों, पौधों के लिए जल आवश्यक है
क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों, किसान वर्षा से पहले बुआई करते हैं ताकि वर्षा जल पाकर बीज अंकुरित हो सके। परंतु क्या होगा अगर वर्षा नहीं होगी? पौधों को जल कहाँ से प्राप्त होगा? हाँ बच्चों, सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं? विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। हमें ये समझना होगा कि पौधों को जल की आवश्यकता होती है। जल पौधों को गर्मी के असर से बचाता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि जल की आवश्यकता किन कारकों से जुड़ा हुआ है? बच्चों, सिंचाई मृदा के प्रकार पर भी निर्भर करता है। और अगला कारक है ऋतु। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि गर्मी के कारण मिट्टी सूखा होता है और जल की कमी होती है। और वर्षा ऋतु के समय सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है। बच्चों, आप सिंचाई के स्रोत के बारे में जानेंगे। सिंचाई के स्रोत है तालाब, कुआं, झील, डैम तथा नदियां। बच्चों, पुराने दिनों के समय सिंचाई के लिए जल कुआं से निकालकर उसे खेत में ले जाकर पौधों में डाला जाता था। लेकिन अब पारंपरिक तरीकों में मजदूर या मवेशी द्वारा जल को स्रोत से निकाला जाता है। Now, students, we'll talk about the methods of irrigation. There are, students, two types of irrigation. Two types of irrigation. Number one is the traditional and number two is the modern. So students, there are two methods of irrigation, the traditional methods of irrigation and the modern methods of irrigation. यानी सिंचाई दो प्रकार के होते हैं, एक है पारंपरिक तरीका, दूसरा है मॉडर्न तरीका. The modern methods of irrigation. Now, ट्रेडिशनल तरीका में होता क्या है बच्चों? ट्रेडिशनल मेथड्स में हम डायरेक्टली वाटर सोर्स से, फॉर एग्जांपल लेक्स, रिवर्स, वेल्स, ये सारे जगह से जल लेकर नहर के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट चैनल्स हम डायरेक्टली जल उसमें डाल देते हैं और ये जल जो है विभिन्न क्रॉप्स तक, प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं. एंड ट्रेडिशनल मेथड में अगेन चार तरीका होता है. नंबर वन द मोट, द डेकली, द चेन पंप एंड राहट. आइए सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीकों को जानते हैं. पहला है मोट, दूसरा चेन पंप, तीसरा ढेकली, अंत में राहट. बच्चों, मोट में हम पुली की मदद से जल को कुएं में से बाहर खींचकर निकालते हैं और उस जल को खेत में डाल देते हैं. लेकिन बच्चों, इस तरीके से जल जो है समान तरीके से सारे पौधों तक नहीं पहुंचता है. और अब अगला है चेन पंप, जिसमें बाल्टी को चेन में बांधकर पहिए द्वारा घुमाया जाता है. जब हम चेन को घुमाते हैं, पहिया घूमता है और पहिया घूमने पर जल को बाहर खींचा जाता है और जल बाल्टी में भरकर बाहर आता है और खेतों में डाला जाता है. अगला है बच्चों ढेकली. आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये है ढेकली. यहाँ पर एक वी शेप्ड लॉक है जो सपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता है. दूसरा लॉग उस वी शेप लॉक में रखकर उसके एक सिरे में बकेट रस्सी द्वारा बांधा जाता है और जब हम लंबी लॉक को पीछे से मूवमेंट करते हैं तो कुएं में से जल बाहर निकलता है और खेतों में डाला जाता है. परंतु इस तरीके से जल की वेस्टेज होती है
और अगला आप देख सकते हैं राहट। आप देखते हैं कि एक पहिया में बकेट्स लगे होते हैं और इस पहिए को जल स्रोत में आधी डुबोया जाता है और ये पहिया दूसरी ओर कोई पशु द्वारा जुड़ा होता है और ये पशु जब घूमते हैं तो कुएं से जल निकाला जाता है। आप देख सकते हैं बच्चों, पशु घूमती है तो पहिया घूमता है। पहिए में से जो बकेट लगा हुआ है वो जल स्रोत में डूबकर जल को बाहर निकालते हैं और छोटी नहर द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता है। बच्चों, ये है जल सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके। तो इसमें 4 मेथड्स होता है ट्रेडिशनल में, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो पारंपरिक तरीका है जल सिंचाई का, इसमें जल की बहुत ज़्यादा लॉस होती है। इट लीड्स टू द ग्रेट लॉस ऑफ वाटर, दिस ट्रेडिशनल मेथड। सो वी हैव नाउ शिफ्टेड टू द modern methods of irrigation. Students, now let us talk about the modern methods of irrigation, यानी जल सिंचाई का जो आधुनिक तरीका है, जो मॉडर्न मेथड है, उसमें 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। वन इज द स्प्रिंकलर मेथड एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम। एंड बच्चों, सबसे पहला हम जानेंगे व्हाट इज स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। इन दिस मेथड वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ पाइप फिटिंग विद द रोटेटिंग नोजल एट द टॉप। क्या होता है बच्चों इसमें? स्प्रिंकलर मेथड में खेतों में जल स्रोत, मान लीजिए ये कुआं है, ये जल स्रोत है, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ होता है। ये पंप से पाइपलाइंस कनेक्टेड होती है। जितना बड़ा फील्ड होता है वहाँ पे पाइपलाइंस कनेक्टेड होती है और ये पाइपलाइंस में ये परपेंडिकुलर अगेन छोटे छोटे पाइप्स जाती है जिसके ऊपर में रोटेटिंग नोजल्स होते हैं बच्चों, रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। और जब हम ये मोटर को ऑन करते हैं ना तो पानी फोर्सफुली इसमें जाता है और इन नोजल से एकदम वर्षा जैसे बारिश हो रही है छिड़क के जाती है, स्प्रिंकल होके जाती है, फसलों में स्प्रिंकल होके खेतों में गिरती है। इसलिए हम इसे स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे बारिश की बूंदें छिड़कती है वैसे ही छिड़क के जाती है, इसमें जल का नुकसान भी नहीं होता है। और ये उन जगहों पर उपयोग किया जाता है जहाँ पे लैंड जो है अनइवन है, यानी बराबर नहीं है। और ये जो है इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन है जो कि सैंडी यानी जो बलुई मिट्टी है ना वहाँ पे उपयोग किया जाता है, क्योंकि बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है या तो कम होती है। We will see the other system of irrigation under modern, that is the drip. बच्चों, ये ड्रिप सिस्टम, what happens in this drip system? In this method of irrigation, water drips slowly to the roots of the plants drop by drop through the network of the pipes and tubing, and there is no wastage of water in this system, so there is no danger of fertilizer runoff also, and this is used in the area where there is a scarcity of water. This drip irrigation is very helpful. It is a best technique using for supplying the water to the fruit plants, gardens and trees. बच्चों, इस सिस्टम में होता यूं, अगर मान लीजिए ये जल स्रोत एक कुआं है, अगेन इसमें मान लीजिए मोटर फिटेड है, देन ये पाइपलाइन जाती है और ये ज़मीन के नीचे से बच्चों छोटे छोटे ट्यूबिंग्स या पाइप होते हैं जो कि डायरेक्टली जो है पौधों की जड़ों पे जाके गिरता है। जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पे चित्र में देख सकते हो कि जब ये मोटर ऑन किया जाएगा तो ये जल जाके बूंद
बूंद बूंद सीधा पौधे की जड़ें तक पहुंच जाएगी और बिल्कुल भी हमारा जल का वेस्टेज नुकसान नहीं होगा। एंड हमने जो खेतों में जो उर्वरक लगाए थे ना, उसका बह के आने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो ये ड्रिप सिस्टम ये आधुनिक तरीका है जल सिंचाई का, जो कि बिल्कुल भी इसमें जल का वेस्टेज नहीं होता है और ये उन जगह पर उपयोगी है बहुत ज़्यादा जहाँ पे सूखा होता है। एंड ये जनरली जो फल देने वाले पेड़ होते हैं, हमारे गार्डन्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें वाटर इरिगेशन का उपयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम सिंचाई के आधुनिक तरीकों को देखेंगे जो 2 प्रकार के होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। इन तरीकों को अपनाकर हम जल का इकोनॉमिकल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्प्रिंकलर या छिड़काव तंत्र को समझेंगे। इसमें बच्चों परपेंडिकुलर पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं जो निश्चित दूरी पर मेन पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मेन पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। और बच्चों, इसके विपरीत ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। जब हम पंप स्टार्ट करते हैं तो जल मेन पाइप से होकर बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। और बच्चों, इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे सेशन में। आज हमने जो पढ़ा, हमने कृषि पद्धतियों में से और 2 अन्य पद्धतियां हमने देखा था, जो है मिट्टी में खाद और उर्वरक प्रदान करना, एंड दूसरा है सिंचाई। एंड बाकी जो अन्य पद्धतियां हैं हम इसको लेकर अगले सेशन में मिलते हैं। और तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे सेशंस को ज़रूर देखिएगा, उसे नोट डाउन कीजिए। आपके पास मोबाइल है तो उसका क्लिप लेके रखिएगा एंड नोटबुक में पेन डाउन कीजिए, इसको पढ़ाई कीजिएगा। सो until we meet in the next class, you stay safe, stay healthy and keep reading.